जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन की ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने बाकी की दो क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, यानी कि जब आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसी के नीचे आपको वो दोनों क्लासेस दिख जाएगी, तो उनको आप लोग जो है एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आप लोग एग्जाम से पहले 1-2 घंटे पहले उसका रिवीजन कर सकते हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो भी पेपर कोड है यहाँ पे सर्च कर लेंगे, BPAG 171। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो इन हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा, तो जिसमें भी आपको डाउनलोड करना हो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करके जो है पेमेंट करके उसको परचेज कर लेना है और इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप लोग जो है जल्द से जल्द रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वापस प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे क्लास वगैरह आती है तो वहां पर आपको लिंक शेयर कर दी जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, यानी मानव द्वारा निर्मित कौन कौन सी आपदाएं हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं की तरह मानव निर्मित आपदाएं भी जो है समाज और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। ये आपदाएं मानव की गतिविधियों, गलतियों या लापरवाहियों या जानबूझकर की गई कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं में जान माल की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और सामाजिक व्यवस्था भी बाधित होती है। यानी कि जो मानव निर्मित आपदाएं होती है, ये तो मानव की गतिविधियों के द्वारा होती है या फिर उनकी गलती या फिर लापरवाही या फिर जानबूझकर की गई कोई चीज के कारण जो है मानव निर्मित आपदाएं आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मानव निर्मित आपदाएं हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जो मुख्य रूप से है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले है औद्योगिक दुर्घटनाएं। औद्योगिक दुर्घटनाएं तब होती है जब फैक्ट्रियों, रासायनिक संयंत्रों या ऊर्जा संयंत्रों में तकनीकी खराबी या मानवीय लापरवाही के कारण विस्फोट, आग या गैस का रिसाव होता है। जैसे 1984 का भोपाल गैस कांड, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। तो ये क्या है, ये एक औद्योगिक दुर्घटना, एक तरह की आपदा ही है। किसी फैक्ट्री में केमिकल का रिसाव या उससे होने वाली जलन व बीमारियां, ये सब क्या है, ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं। इसके बाद है परमाणु दुर्घटनाएं, यानी कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा चूक या तकनीकी समस्या के कारण रेडिएशन लीक हो सकता है, जो लंबे समय तक मानव और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। जैसे जापान का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसा, जो 2011 में हुआ था। इसके बाद है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, जो 1986 में हुई थी। तो ये क्या है, ये सारी जो है आपदा ही है, एक तरह क्या है, आपदा है। इसके बाद है युद्ध और आतंकवाद। तो युद्ध, आतंकवाद हमले, जातीय हिंसा भी मानव निर्मित आपदाएं हैं। इनसे जान माल की व्यापक क्षति होती है, समाज में भय, असुरक्षा और अव्यवस्था फैलती है। जैसे 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, विश्व युद्धों के दौरान हुई तबाही, ये सब क्या है, ये सब एक जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। इसके बाद है अग्निकांड, मतलब कि फायर एक्सीडेंट्स। अक्सर शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण भीषण आग लग सकती है। ये आग छोटी गलती या शॉर्ट सर्किट के शुरू होकर बड़े स्तर पर फैल सकती है। जैसे होटल, मॉल या अस्पतालों में आग लगना, स्लम बस्तियों में जो है गैस सिलेंडर फटना, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। इसके बाद है जल प्रदूषण और खाद्य विषाक्तता, यानी कि वाटर पोल्यूशन एंड फूड पॉइजनिंग। मानव की लापरवाही से जल स्रोतों में केमिकल, कचरा या गंदगी डाली जाती है, जिससे जल जनित रोग फैलते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट भी गंभीर स्वास्थ्य आपदा का रूप ले सकती है। जैसे दूषित पानी से डायरिया, हैजा फैलना, जहरीले भोजन से सामूहिक फूड पॉइजनिंग होना, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं। इसके बाद है वायु प्रदूषण। तो कारखानों, वाहनों और जलाने की गतिविधियों से होने वाला वायु प्रदूषण धीरे धीरे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। जैसे दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु की गुणवत्ता जो है गंभीर स्तर तक गिर जाती है।
इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी रोगों में वृद्धि होती है। इसके बाद साइबर हमले इसी में आ जाते हैं। तो आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमले भी एक नए प्रकार की मानव निर्मित आपदा है। इससे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर जो है असर पड़ता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम हैक हो जाना, डेटा चोरी होना और फर्जीवाड़ा, ये सब क्या है? ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो मानव निर्मित आपदाएं अक्सर हमारी लापरवाही, लालच या गलत नीतियों का परिणाम होती हैं। इनसे बचाव के लिए कड़े नियम, कानून, जागरूकता, सुरक्षा उपाय और समय पर कार्रवाई आवश्यक है। यदि हम सतर्क रहें, जिम्मेदारी से कार्य करें, तो इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक जो है रोका जा सकता है। मानव की सोच और कार्रवाई दोनों ही इस दिशा में बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद है क्षति आकलन के आयामों की चर्चा। जब किसी आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान आदि के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसे क्षति आकलन कहते हैं। यानी कि जब कोई आपदा आ जाती है, इसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो इसे कहते हैं क्षति आकलन, यानी कि डैमेज असेसमेंट। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि आपदा से कितनी और किस प्रकार की हानि हुई है, किस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और यह जानकारी जो है राहत और पुनर्वास कार्यों को सही दिशा देने के लिए जरूरी होती है। यानी कि क्षति आकलन का मतलब क्या है? जब कोई जो है आपदा आ जाती है, इसके बाद क्षति आकलन की जाती है, किस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ और किस क्षेत्र में कम नुकसान हुआ। तो क्षति आकलन के प्रमुख आयाम कौन कौन से वो देख लेते हैं। इसमें भौतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक, पर्यावरणीय और जो है मनोवैज्ञानिक आयाम जो है प्रमुख है। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक आयाम। यह आयाम उन वस्तुओं, संरचनाओं की हानि को मापता है जो भौतिक रूप से नष्ट हुई, जैसे मकान, दुकानें, इमारतें गिर जाना, सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, बिजली के खंभे, जलापूर्ति आदि का टूटना, फसल, पशु, गोदामों में रखा सामान नष्ट होना, ये सब क्या है? भौतिक आयाम है। ये सबसे पहला और सीधा आकलन होता है क्योंकि इसे आंखों से जो है देखा और मापा जा सकता है। इसके बाद है आर्थिक आयाम, यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन। तो इस आयाम में यह आकलन किया जाता है कि आपदा के कारण कुल कितनी आर्थिक हानि हुई है। इसमें निम्न शामिल है, जैसे व्यापार में कितना घाटा हुआ, कृषि उत्पादन का कितना नुकसान हुआ, लोगों की आय स्रोतों पर क्या असर पड़ा, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। ये सब क्या है? ये सब जो है इसके आर्थिक आयाम है। ठीक है। इस आयाम का उद्देश्य यह होता है कि सरकार और संस्थाएं समझ सके किसे आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और कितनी दी जानी चाहिए। इसके बाद है सामाजिक आयाम। यह आयाम बताता है कि यह आपदा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। लोगों की मौत या घायल होना, परिवारों का बिछड़ना या बेघर होना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग पर विशेष प्रभाव। सामाजिक दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी होता है कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ताकि उन्हें प्राथमिकता दी जा सके। इसके बाद है पर्यावरणीय आयाम। इस आयाम में यह देखा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण आपदा का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। पेड़ों और वनस्पति की क्षति कितनी हुई है, मिट्टी का कटाव या बंजर भूमि कितनी बनी है, जल स्रोतों का प्रदूषण, जानवरों का विस्थापन या मृत्यु, ये सब किसमें आते हैं? पर्यावरणीय आयाम में आते हैं। ठीक है। लंबे समय में पर्यावरणीय क्षति से जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह आयाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद इसी में आता है हमारा मनोवैज्ञानिक आयाम, मतलब साइकोलॉजिकल डायमेंशन। तो यह आयाम यह मापता है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे आघात या तनाव या डर है, बच्चों और बुजुर्गों में मानसिक असंतुलन है, आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि, पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोग हो गए हैं। इस आयाम की अनदेखी अक्सर की जाती है, लेकिन यह दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए बेहद बेहद आवश्यक होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो क्षति आकलन केवल आर्थिक या भौतिक नुकसान मापने तक सीमित नहीं है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें समाज, पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य और लोगों की आजीविका के हर पहलू का विश्लेषण करना जरूरी होता है। एक संतुलित और समग्र क्षति आकलन से ही सही राहत योजना, पुनर्वास और भविष्य की तैयारी संभव हो पाती है। इसलिए सभी आयामों को समझना और उनका आकलन करना जो है अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो अभी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है
संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। यानी कि संवेदनशीलता का मतलब क्या है? जब कोई आपदा है तो कोई आपदा के कारण कोई व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया करता है, वो उसकी संवेदनशीलता कहलाती है। तो संवेदनशीलता का अर्थ है किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय की बाहरी प्रभावों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। यह प्रभावित करता है कि कोई व्यक्ति या समूह किस प्रकार की आपदा, परिवर्तन या सामाजिक समस्या के प्रति कितना प्रभावित होता है। संवेदनशीलता को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है: सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक। इसके कई कारण होते हैं जो किसी व्यक्ति या समाज में ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। यानी कि कोई भी जब बाहरी प्रतिक्रिया होती है तो कोई व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया देता है, उसी को कहते हैं संवेदनशीलता। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कारण है, कारक है। सबसे पहला कारक है आर्थिक स्थिति। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति या परिवार अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, जिससे वे आपदाओं, बेरोजगारी या महंगाई जैसी समस्याओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता और ऋण जैसी स्थितियां उनकी संवेदनशीलता को जो है बढ़ा देती है। इसके बाद है शैक्षणिक स्तर पर आते हैं। तो शिक्षा का स्तर भी संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। जो लोग शिक्षित होते हैं वे समस्याओं का समाधान ढूंढने और सही निर्णय में सक्षम होते हैं, और अशिक्षित लोग जो है सही जानकारी के अभाव में जोखिम में अधिक रहते हैं और गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जिससे उनकी संवेदनशीलता जो है बढ़ती है। इसके बाद है स्वास्थ्य और शोषण। तो स्वास्थ्य की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और किसी भी तरह की महामारी या बीमारी से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों, वृद्धों और विकलांगों में यह संवेदनशीलता और भी अधिक होती है। कुपोषण भी इस स्थिति को जो है और जटिल बना देता है। इसके बाद है भौगोलिक स्थिति। तो किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी वहां के लोगों की संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग समुद्र तट पर, पहाड़ या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं, वे प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, तूफान, भूस्खलन आदि के प्रति जो है अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि उनके प्रति उनको जानकारी होती है, उनको पता चल जाता है अगर कोई आने वाला है तूफान, तो उसके प्रति जल्द ही जो है प्रतिक्रिया देते हैं और सभी चीजें अपनी जो है बचा लेते हैं। इसके बाद आती है सामाजिक संरचना। जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक वर्ग भी संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग या महिलाएं अक्सर संसाधनों या सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ती है। सामाजिक भेदभाव भी इसमें योगदान देता है। इसके बाद है राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था। तो जहां शासन व्यवस्था मजबूत होती है वहां संकट की स्थिति में प्रभावी मदद मिलती है, लेकिन जहां शासन कमजोर होता है वहां लोगों को सहायता मिलने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ती है। भ्रष्टाचार, गलत नीतियां और योजनाओं को ठीक से लागू करना भी एक जो है इसका कारण है। इसके बाद आते हैं पर्यावरणीय स्थिति। तो पर्यावरणीय कारक जैसे वन की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण आदि भी संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। यदि किसी क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित है तो वहां रहने वाले लोगों की जीविका और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है। इसके बाद है तकनीकी पहुंच। इसी में तो इन तकनीक की पहुंच भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन लोगों को सूचना और संचार की सुविधाएं जैसे इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो आदि उपलब्ध नहीं है, वे समय पर जरूरी जानकारी से जो है वंचित रह जाते हैं और संकट का जो है सामना नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर निष्कर्ष देंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या देंगे? निष्कर्ष में देंगे हम लोग यहाँ पर संवेदनशीलता एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। सामाजिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक सभी तत्वों में इसमें योगदान देते हैं, और जो है इन कारकों को पहचाना जाए और उनके जो है अनुसार योजनाएं बनाई जाए तो संवेदनशीलता को जो है कम किया जा सकता है। तो संवेदनशीलता क्या है? कोई भी व्यक्ति कोई बाहरी प्रतिक्रिया होती है तो उस पर वो क्या प्रतिक्रिया देता है, उसी को कहते हैं संवेदनशीलता। मतलब कि अगर आपदा आती है तो व्यक्ति कितनी जो है तेज प्रतिक्रिया देता है, उसी को कहते हैं संवेदनशीलता। उसकी प्रतिक्रिया तेज है तो इसका मतलब है कि उसकी संवेदनशीलता जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को हमने कवर कर दिया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।